पिछले वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के बारे में डिस्कस किए थे। पिछले के जो हमारा वीडियो था जिसमें हम लोग बायोलॉजी के बारे में डिस्कस किए थे कि बायोलॉजी है क्या, जीव विज्ञान हम क्यों पढ़ते हैं, जीव विज्ञान का खोज किसने किया है, ये सब सारा चीज क्वेश्चन जो भी डिस्कस किया गया है पिछले वाला वीडियो में होगा। आज उसी को बढ़ाते हुए नेक्स्ट वीडियो आज मैं अपलोड करूंगा। अब इस वीडियो में भी एनसीईआरटी कंटेंट फैक्ट इंपॉर्टेंट रहेगा जो आप लोग के एग्जाम हॉल में डायरेक्ट देखने को क्वेश्चन मिलता है, लेकिन अब इसके बारे में डिटेल से समझाने का प्रयास करूंगा। जिस किसी को डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। जिस किसी स्टूडेंट को अगर डाउट हो तो उस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। जो भी मैं बता रहा हूँ सब एनसीईआरटी कंटेंट है, जो भी एनसीईआरटी फैक्ट है यहाँ। चलिए मैं अब इसको मैं आगे विस्तृत से बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आखिर इस कौन सी टॉपिक पर हम लोग चल रहे हैं। तो पिछले के वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे, इसमें बताया गया था आप लोग को कि नेक्स्ट जो वीडियो हमारा आएगा वो सेल पर आएगा। सेल यानी कोशिका के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कोशिका के बारे में जो भी मन में डाउट रहेगा उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन बनेगा। किस प्रकार से कैसे क्वेश्चन बनता है मैं उस पर भी तर्क करूंगा, डिस्कस करूंगा। चलिए फर्स्ट में हम लोग चलते हैं कि स्टूडेंट लोग के सवाल क्या रहता है यहाँ पर। अगर बाय द वे कभी एग्जाम और में आता है तो सेल आखिर है क्या, सेल के बारे में आप क्या जानते हैं, सेल के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर सेल है क्या। बच्चे का सवाल क्या रहता है, अगर कोई पूछेगा भी तो क्वेश्चन किस टाइप से पूछ सकता है कि कोशिका सेल क्या है, कोशिका किसे कहते हैं, आखिर सेल है क्या। तो याद रखिए, चलिए मैं इस पे डिस्कस कर रहा हूँ कि कोशिका सेल जीवों की शरीर की संरचना और क्रिया की मूल इकाई है। मैंने हमारा शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई सेल होती है। अगर सेल नहीं हो तो हमारा पूरा शरीर का निर्माण नहीं हो पाएगा। जिस प्रकार से एक घर बनाने के लिए ईंट की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से हमारे शरीर को बनाने के लिए एक सेल की आवश्यकता होती है। बहुत सारे अगर ईंट को जोड़ दिया जाए, ईंटों के बहुत सारे समूह को अगर मिलाएगा तो एक रूम बन के तैयार होता है। तो उसी टाइप से हमारे शरीर में बहुत सारे सेल मिलकर हमारे एक ऑर्गन बनते हैं, बहुत सारे बनते हैं। इसके बारे में हम डिटेल से इसमें चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग एक फैक्ट को देखते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन किस टाइप से बन सकता है, उस पर हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर आता है कि अगर सेल क्या है, कोई क्वेश्चन करता है आपसे कि सेल क्या है, तो याद रखिएगा सेल हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। मैंने हमारे शरीर की संरचना प्रदान करने वाला हमारा सेल होता है और कार्य करने के लिए हमारा सेल होती है। तो कोशिका सेल जीवों के शरीर की संरचना और क्रिया की मूल इकाई है। यानी हर जीव, जितने भी यहाँ पे सजीव जगत है, जितने भी जीव हैं, पेड़ पौधा हो, सजीव जगत में यानी छोटे छोटे से जीव से लेकर बड़े बड़े जीव तक सभी को सेल से बनाया गया। मैंने जितने भी हमारे जीव प्राणी हैं सभी सेल से बने होते हैं, चाहे वह पौधा हो या जानवर हो, कोशिकाओं से मिलकर ही बने होते हैं। सरल शब्दों में अगर बोला जाए तो कोशिका वह सबसे छोटी इकाई है जो किसी जीव की जीवन क्रियाओं की पूरा करती है। यानी कि जीवन क्रिया की सबसे मूल इकाई है, प्लस में जीवन की क्रिया को आरंभ करती है, पूर्ण करती है कोशिका। अब मानव शरीर, अब देखिए यहाँ पे जब सवाल आती है कि मानव शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने, तो कोई एक कोशिका नहीं है, एक कोशिका नहीं है जो हमारा पूरा शरीर बन के रेडी हो गया। तो हमारा शरीर में भी मैंने करोड़ों लाखों अरबों कोशिकाएं हैं। अगर आपसे सवाल करता है कि पुरुषों में कुल कितने सेल होते हैं, तो याद रखिए 36 ट्रिलियन। तो देखिए क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछता है, मैं उसके बारे में बता दे रहा हूँ कि फर्स्ट नंबर सवाल यहाँ से आएगा कि कोशिका क्या है। तो याद रखिएगा कि कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यानी कोशिका, पेड़ पौधे जो भी हैं, जितने भी जीव प्राणी हैं, कोशिका से मिलकर बने होते हैं। और इसमें सेकेंड क्वेश्चन क्या आ सकता है कि मानव शरीर में कुल कितने कोशिकाएं होती है। तो याद रखिए मानव शरीर में देखिएगा तो हमारा एक मेल फीमेल दोनों आ जाएगा। तो याद रखिएगा अगर पुरुषों में देखा जाए तो पुरुषों में सेलों की संख्या 36 ट्रिलियन, कभी कभी 37 ट्रिलियन भी देखने को मिलता है, 35 ट्रिलियन भी देखने को मिलता है। वो शरीर के वजन
आकार के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे एवरेज अगर देखा जाए तो पुरुषों के शरीर में लगभग 36 ट्रिलियन, मिलियन नहीं ट्रिलियन, 36 ट्रिलियन कोशिकाएं होती है जिससे हमारा शरीर बना हुआ है। और उसी तरह अगर बात किया जाए कि फीमेल में, तो फीमेल में आपको 28 ट्रिलियन कोशिका पाया जाती है, यानी कभी 28, कभी 27, 25 भी देखने को मिलेगा। ये याद रखिएगा। ये कब आखिर डिफरेंट क्यों होती है? ये आयु, लिंग और वजन के आकार के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कोई व्यक्ति मोटा ताजा है तो उसमें सेल की मात्रा ज्यादा होगी, कोई व्यक्ति जो पतला है उसमें सेल की मात्रा कम होगी। तो याद रखिएगा कि अगर मोटे ताजे अगर व्यक्ति है तो उसमें सेल की मात्रा बढ़ जाएगी, यानी कि 36, 37 ट्रिलियन हो जाएगा। जो व्यक्ति एकदम दुबले पतला है तो उसमें 35 ट्रिलियन, 36 ट्रिलियन तक हो सकता है। ये अप्रोक्स दिया हुआ है, ये याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, कभी कोई पूछ देता है तो याद रखिएगा। ये भी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का फैक्ट है। अब हम लोग देखिए, अगर मेल में कहेगा तो 36 ट्रिलियन और फीमेल में कहेगा तो 28 ट्रिलियन कोशिकाएं होती है। इतना कोशिकाओं के समूह से हमारा पूरा शरीर का निर्माण होता है। अब इसलिए डिफरेंट क्यों होती है? इसमें याद रखिएगा आयु, वजन, लिंग के आधार पर डिफरेंट होती है। कि अगर आयु बढ़ रहा है तो उसमें कोशिका की मात्रा भी बढ़ रही है। जैसे एक छोटा सा बच्चा है उसमें सेल की मात्रा बहुत कम होगा। जैसे 1 साल 2 साल के बच्चा होगा तो उसमें सेल की मात्रा बहुत कम होगा। लगभग अगर उसको देखा जाए तो 30 ट्रिलियन होगा, 30 ट्रिलियन। जिस प्रकार से जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसका सेल की मात्रा बढ़ते चले जाएगी। तो सबसे हमारे यानी कि सेल क्या, हमारा शरीर की सबसे छोटी इकाई, इससे छोटा इकाई संभव नहीं है, जिसको हम लोग नंगी आंखों द्वारा देख नहीं सकते। जैसे एक हमारा कोई भी पार्टिकल को ले लिया जाए, अगर सपोज हम एक चट्टान को उठाते हैं, एक जो चट्टान बहुत बड़ा सा होता है तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर बने होते हैं। उस पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल जब मिल जाते हैं, एक साथ जब मिल जाते हैं तो एक बड़ा सा चट्टान का रूप धारण कर लेता है। अगर उसी चट्टान को अगर छोटे छोटे कण में अगर डिवाइड कर दिया जाए, छोटे छोटे पार्टिकल में, तो अलग अलग खंडित हो जाते हैं। तो उसी तरह हमारा शरीर में तो छोटे छोटे एकदम छोटे, बहुत सारे छोटे छोटे सेल, जितने भी सेल है सब सेल मिलकर हमारा एक बॉडी का निर्माण किया है। अब इसमें अगर देख लिया जाए, अगर सबसे स्टार्टिंग में देखा जाए तो हमारा, अगर इसमें सवाल पूछ सकता है कि सबसे फर्स्ट सेल क्या है, सबसे फर्स्ट सेल क्या है। अगर आपसे सवाल आता है कि सबसे फर्स्ट सेल क्या है, भाई जो हमारा पूरा जब शरीर हमारा 36 ट्रिलियन से बना है तो यानी फर्स्ट सेल भी तो कुछ होगा। तो याद रखिएगा, हाँ, सबसे फर्स्ट सेल को जाइगोट बोला जाता है। जाइगोट क्या होता है? तो आप जानते हैं कि मेल से निकलने वाला स्पर्म, फीमेल से निकलने वाला एग, जब दोनों आपस में जब मिलते हैं तो मिलने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के तत्पश्चात क्या, जाइगोट का निर्माण होती है। तो वही जो जाइगोट जो बनता है फर्स्ट सेल होती है। क्या कि शुक्राणु, स्पर्म और अंडाणु, ओवम से निकलने वाली जो एग है, जो आपस में फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का निर्माण करता है। जाइगोट ही हमारा पहला सेल होता है। यानी हमारा पूरा शरीर धीरे धीरे आगे ग्रोथ करना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि जाइगोट लगातार, ये सब सेल तो बन गया, यानी कि जाइगोट जो बना एक पहला सेल बन गया। वही जाइगोट क्या होता है कि लगातार विभाजित होते होते 2, 4, 8, 16 कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है वो। और होते होते क्या करेगा वो, कुछ दिनों के बाद क्या बन जाएगा, मेरुला बन जाता है। क्या बन जाता है? मेरुला। ब्लास्टोटाइसिस्ट के रूप में लेकर वह गर्भाशय में चिपक जाता है। और उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे वो भी बड़ा होते होते क्या हो जाता है, एक टिश्यू का रूप धारण कर लेता है। ब्लास्टोसाइटिस्ट की कोशिकाएं 3 परतों में बढ़ जाती है। याद रखिए, ब्लास्टिस्ट की कोशिकाएं 3 भागों में बढ़ जाती हैं, और 3 भागों में बढ़ जाती तो वही आपको टूट के अलग अलग खंडों में विभक्त हो जाती है। एक्टोडर्म, याद रखिए, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये 3 प्रकार के होते हैं। ये इन्हीं परतों से आगे विभक्त होकर एक अलग सा ऊतक का निर्माण करता है। याद रखिए, सब टूट टूट कर अलग अलग ऊतक का निर्माण करता है। इसी में क्या होता है कि बहुत सारे हमारे ऊतक जब मिलते हैं तो एक अंग का निर्माण होता है।
बहुत सारे जब ऊतक मिलेंगे तो एक अंग का निर्माण होता है। जैसे आप देखे होंगे बहुत सारे, अगर हमारा टिश्यू मिल गया तो हमारा एक अंग बन गया, तो अंग में कौन कौन बन जाता है लगभग आप देखे ही होंगे। हृदय बन गया, हमारा मस्तिष्क बन गया, फेफड़ा बन गया, गुर्दे बन गया, बहुत सारे चीज हमारे बन गए। और इसके बाद बहुत सारे अगर हमारा अंग बन गए तो अंग से बन जाता अंग तंत्र, अंग तंत्र बन जाता है। जैसे अंग तंत्र में अगर देख लिया जाए तो जैसे हम लोग पाचन तंत्र होगा, तंत्रिका तंत्र हुआ, रक्त परिसंचरण तंत्र हो गया, इस टाइप से आपको बनता है अंग तंत्र। अब बहुत सारे जब अंग तंत्र बन जाते हैं तो फिर लास्ट में हमारा पूरा बॉडी का निर्माण होता है। ये हमारा सेल, सेल से ही सारा चीज बना। अगर सेल नहीं होता तो इतना आगे की प्रक्रिया होती भी नहीं। अतः याद रखिएगा सबसे पहले नंबर क्या बनेगा कि अगर सेल अगर अंदर, यानी कि क्या क्या कि स्पर्म और ओवम, जब दोनों आपस में जब निषेचन होंगे, निषेचन की क्रिया जब होगी तो निषेचन की क्रिया के तत्पश्चात आपको जाइगोट बनेगा। और जब जाइगोट जब बन गया तो बहुत सारे जाइगोट धीरे धीरे लगातार तरीका से डिवीजन होने, यानी कि बंटना स्टार्ट हो जाता है। 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस टाइप से डिवीजन होते होते वो क्या है, कुछ दिनों के बाद क्या बन जाता है, मोरूला। तो मोरूला क्या होता है, उसको डिवाइड होते होते क्या बन जाता है, ब्लास्टोसाइटिस्ट। ब्लास्टोसाइटिस्ट, अब ब्लास्टोसाइटिस्ट को 3 भागों में बांटा गया है। ये ब्लास्टोसाइटिस्ट क्या होता है, जाके गर्भाशय से चिपक जाता है और वहां पे 3 भागों में डिवाइड हो जाता है, एक्टोडर्म, मेसोसर्म, मेडोसर्म। एक्टोडर्म होता है, मेसोडर्म इसको बोला जाता है, मेसोडर्म, इंडोडर्म। ये 3 परतों में विभक्त हो जाता है। ये 3 परत मिलकर आगे बन जाता है हमारा क्या, एक टिश्यू। टिश्यू जब बन के पूरा जब तैयार हो जाता है तो बहुत सारे जब टिश्यू मिलेंगे तो अंग बन जाता है। अंग में भी क्या है याद रखिएगा, हार्ट, ब्रेन, लंग्स, ये सब याद रखिएगा। और बहुत सारे हमारे अंग बन जाते हैं तो हमारे एक अंग तंत्र का निर्माण होता है। और बहुत सारे अंग तंत्र अगर बन जाते हैं तो एक लास्ट में हमारा बॉडी का निर्माण। इस प्रकार से हमारा एक शरीर की संरचना होती है, ये याद रखिएगा। ये समय बाय समय, यानी कि इस समय ये पूरा बॉडी बनने में लगभग 9 महीना लग जाता है। जब स्टार्टिंग पीरियड से लिया जाए तो जब बॉडी पूरा जब बन के शरीर में जब तैयार होती है तो उसमें लगभग 9 महीना के समय लग जाता है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। जो ही इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जब आता है सेल से, तो सारा चीज सेल के बारे में वो डिस्कस की कि सेल क्या है। अगर सेल नहीं हो तो सोचिए मेरा पूरा बॉडी नहीं बन पाता, जिसके बारे में बीच बीच में जो आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बता रहे ये सब याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा कि कोशिका का अध्ययन को क्या कहा जाता है। अगर आपसे सवाल आता है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है तो याद रखिएगा कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। एग्जाम और में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन जो बता रहे हैं आप लोग को, एनसीईआरटी जो फैक्ट बता रहा हूँ ये एग्जाम आवर में पूछा हुआ है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, साइटोलॉजी। याद रखिए कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं आगे डिस्कस करते हैं। ये जो भी मैं बता रहा हूँ सब इम्पोर्टेंट फैक्ट है एनसीईआरटी का। ये जब भी मिलेगा तो सब एनसीईआरटी बुक में जाकर देखिए, उस बुक से छाट के लाया गया है, सबका एक समूह तैयार किया गया। ये एग्जाम और के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। कोशिका की खोज किसने किया। अब कोशिका की खोज किसने किया, ये भी क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आता है, कई बार इसमें देखने को मिला है। तो कोशिका का खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। अगर पूछे कब किया गया था तो 1665 ईस्वी में। यानी कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया, कब किया तो 1665। कब नहीं पूछता है, अगर कब भी अगर पूछ दिया कि कब, यानी रॉबर्ट हुक ने सेल का खोज कब किए थे तो 1665 ईस्वी में। नहीं तो और क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि कोशिका की खोज किसने किया तो डायरेक्ट रॉबर्ट हुक। याद रखिएगा, मैंने ये याद रखिएगा 1665 1665। उन्होंने अपने स्वयं के बनाए सूक्ष्मदर्शी से कॉर्क पेड़ की छाल के एक पतले टुकड़े की जांच की और उसमें मधुकोश जैसी संरचना देखी, जिन्हें उन्होंने सेल या कोशिका नाम दिया। उन्होंने मृत कोशिका का खोज की थी। याद रखिएगा कि जैसे रॉबर्ट हुक ने
रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले क्या किए थे कि एक डेड सेल का खोज किया। कि डेड सेल का खोज करने का पीछे इनका एक कहानी थी कि इन्होंने एक जंगल में गया, वहां पे कटा हुआ एक पेड़ था जो जो सूखा सूखा हुआ था, उसकी जो छाल जो होती है, जो बाहरी परत जो होती है, उस चीज को इन्होंने बारीकी से कम 1000 बार इन्होंने एकदम पतला किए, यानी पेपर से भी पतला कर दिए थे इन्होंने, पेपर से भी ज्यादा पतला कर दिए थे। अब उसको माइक्रोस्कोप के जरिए देखा तो उन्होंने उसमें क्या उनको पता चला कि उसमें बहुत सारे घर बना हुआ है, यानी मधुमक्खी के खोता की तरह बहुत सारे उसमें घर बना हुआ था। तब उन्होंने कहा कि इस चीज को नाम दिया गया सेल। वहां से स्टार्ट होती है सेल की खोज। 1000 बार उस जो छाल जो है, छाल को 1000 परत किए थे, पतला कर दिए थे, इतना खोइया की तरह पतला कर दिए थे, पेपर की तरह पतला कर दिए थे। तब उन्होंने माइक्रोस्कोप के से देखा उसको, तब उन्होंने पता किया कि इसमें एक संरचना प्रदान हुई। उसमें देखा गया कि मधुमक्खी के खोता की तरह उसमें दिखाई दिया कि इस टाइप से घर बना हुआ रहता है। तब उन्होंने नाम दिया इसे सेल। यहाँ भी क्वेश्चन याद रखिए, एक है पूछता नहीं है लेकिन याद रखिए, मधुकोश लेकिन एक संरचना उसमें मिली थी। अब देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन क्या आ सकता है कि हाँ, अब रॉबर्ट हुक ने कौन सी सेल का खोज किए थे। यहाँ से एक सवाल आ सकता है आपको, रॉबर्ट हुक ने कौन सी सेल का खोज किए थे। तो याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका यानी डेड सेल का खोज किए थे। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल का खोज किए थे। अब रॉबर्ट हुक ने जब सेल का खोज कर दिए, इसीलिए इनको फादर ऑफ कैटोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ कैटोलॉजी किन्हें कहा जाता है, तो रॉबर्ट हुक को। एक नंबर के सवाल यहां से भी आता है कि फादर ऑफ कैटोलॉजी किसे कहा जाता है, तो रॉबर्ट हुक को। ये भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से, जो सब एनसीईआरटी का किताब से लिया गया है सब क्वेश्चन। मृत कोशिका को क्या कहते हैं, मृत कोशिका को क्या कहते हैं, अगर इस सवाल कहीं आता है तो मृत कोशिका को क्या कहते हैं, नेक्रोसिस कहा जाता है। आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे। मैंने कि रॉबर्ट हुक ने किस चीज की खोज किए, तो मृत कोशिका का खोज किए। फादर ऑफ कैटोलॉजी किसे कहा जाता है, तो रॉबर्ट हुक को। फादर ऑफ कैटोलॉजी किसे कहा जाता है, तो रॉबर्ट हुक, याद रखिएगा। अब रॉबर्ट हुक ने जब सेल के बारे में जो खोज किए तो उन्होंने एक पुस्तक लिखा, जिस पुस्तक का नाम माइक्रोग्राफिक पुस्तक है। यानी कि रॉबर्ट हुक द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक है, तो माइक्रोग्राफिक पुस्तक। रॉबर्ट हुक द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक है, तो माइक्रोग्राफिक पुस्तक। इस पुस्तक में सेल के बारे में डिटेल से वर्णन किया गया है। सेल के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। जो रॉबर्ट हुक ने जिस प्रकार से जैसे भी हो उस सारा चीज के बारे में उसमें क्रियाकलाप एक्टिविटी को माइक्रोग्राफिक पुस्तक में लिखे हैं कि कैसे उन्होंने सेल का खोज की, कितने बार उन्होंने उस छाल को खंडित किया, पतला किया, और सारा चीज का डिटेल उसने माइक्रोग्राफिक पुस्तक में लिखे। आपसे एक सवाल पूछ सकता है कि रॉबर्ट हुक द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक थी, तो माइक्रोग्राफिक पुस्तक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं कि मृत कोशिका को क्या कहा जाता है। जस्ट हम आप लोग के बीच बता रहे थे कि एक नंबर के सवाल आता है कि मृत कोशिका को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा, मृत कोशिका को मैंने डेड सेल को नेक्रोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेक्रोसिस। डेड सेल को नेक्रोसिस कहा जाता है। ये जो डेड सेल दिखाई दे रहा है नेक्रोसिस है। तो डेड सेल को नेक्रोसिस कहा जाता है। एक नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम हॉल में कि मृत कोशिका को क्या कहा जाता है, तो नेक्रोसिस। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जब आता है कि जब डेड सेल की जब खोज हो गई थी तो उसके बाद आपको लिविंग सेल का भी खोज होना चाहिए था, जीवित सेल का भी खोज होना चाहिए था। तो जब खोज जब जारी था तो खोज जारी क्रम में 9 साल बाद जीवित सेल का खोज हुआ। सर्च होते 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 9 साल बाद भी 9 साल बीत गया था। तो 9 साल बाद मैंने कि 1674 ईस्वी में जीवित सेल का खोज हुआ। अब जीवित सेल का खोज किसने किया, तो याद रखिए एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ। जीवित सेल का खोज किसने किया, एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ। तो आपसे यहां से एक सवाल आ सकता है कि सर्वप्रथम जीवित सेल का खोज किसने किया।
सर्वप्रथम जीवित सेल का खोज किसने किया? तो याद रखिएगा एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। चलिए इसके बारे में हम कुछ डिटेल से देखते हैं कि यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम हॉल में। ठीक है, नंबर सवाल समझ में आया कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने किया? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। याद रखिए क्वेश्चन। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया। उन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। याद रखिए फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी का इनको उपाधि मिला, यानी फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किन्हें कहा जाता है? तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को। क्यों कहा जाता है? तो याद रखिएगा एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने बहुत सारी चीज का खोज किए थे। बैक्टीरिया का खोज किया, प्रोटोजोआ का खोज किए, रेड ब्लड सेल का भी खोज किया जिसको आरबीसी बोलते हैं हम लोग, शुक्राणु सेल स्पर्म को भी खोज किए थे, माइक्रोक्रॉप्स इंसेक्ट का भी खोज की इन्होंने, यानी बहुत सारा चीज, छोटे छोटे बैक्टीरिया के बारे में इन्होंने खोज की। जितना भी इनको दिमाग लगता था छोटे छोटे कीट मकोड़े पर इन्होंने ज्यादा अध्ययन किया। तब इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जाने जाने लगा। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से क्यों जाने लगे? या कि बहुत सारे चीज को इन्होंने खोज किया जो छोटे छोटे एकदम बैक्टीरिया के फॉर्म में रहता है, जो हमारी नंगी आंखों द्वारा देखी नहीं जा सकती है। तो वैसे वैसे चीज को इन्होंने खोज किया, और खोज करने के बाद तब इन्हें वैज्ञानिक लोग इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से इनको इंडिकेट कर दिया गया, उपाधि दे दिया गया फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से। कब? जब इतने सारे चीज का खोज किए। क्या क्या खोज किए? तो याद रखिएगा बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, रेड ब्लड सेल जिसको आरबीसी बोलते हैं हम लोग, फिर हमारा आ जाएगा सेल स्पर्म। मैंने कि बैक्टीरिया के बारे में डिटेल से बताने वाले कौन व्यक्ति थे? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। मैंने आपसे सवाल क्या पूछ सकता है कि बैक्टीरिया का खोज करने वाला व्यक्ति कौन थे? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। प्रोटोजोआ का खोज करने वाला व्यक्ति का क्या नाम था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। आरबीसी का खोज करने वाला व्यक्ति के नाम क्या था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। और स्पर्म तो हर कोई जानता था, लेकिन स्पर्म एक सेल है, इसके बारे में डिटेल से कौन बताया? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। तो सोचिए कितने सारे चीज का खोज की इन्होंने। अगर इसमें से कुछ भी क्वेश्चन आता है तो सबका जवाब एंटोनी वॉन लीवेनहॉक होंगे। याद रखिएगा, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है जो आपको देखने को मिल रहा है। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपसे सवाल पूछेगा कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किन्हें कहा जाता है? तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को। अगर पूछेगा फादर ऑफ कैटोलॉजी किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ कैटोलॉजी कहा जाता है, जबकि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को कहा जाता है। डेड सेल की खोज करने वाला व्यक्ति का क्या नाम है? तो रॉबर्ट हुक। डेड सेल का खोज करने वाला व्यक्ति का क्या नाम है? तो रॉबर्ट हुक। लेकिन लिविंग सेल का खोज करने वाला व्यक्ति क्या नाम है? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। मैं जो क्वेश्चन पर जो ज्यादा रिपीट कर रहा हूं वो एग्जाम और के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो एग्जाम और में क्वेश्चन पूछा गया है उस चीज पर हम लोग ज्यादा तर्क कर रहे हैं, उसी पर ज्यादा हम रिपीट कर रहे हैं यहाँ पर। तेरे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखिए यहाँ पर सीखने के बाद, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जैसे जैसे चीजों की खोज की गई जिसके कारण उन्होंने सूक्ष्म जीव के जनक के रूप में जाने लगे। अब कहने का मकसद क्या हुआ कि इतने सारे चीज का खोज कर दी इन्होंने, छोटे छोटे बैक्टीरिया का खोज कर दी, इसलिए इनको नाम फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी दिया गया था, क्योंकि इतने सारे खोज किए थे। अगर इतने सारे खोज नहीं करते तो इन्हें नाम फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी नहीं कहा जा सकता। तो याद रखिएगा फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किन्हें कहा जाता है? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को। इन्होंने कैसे खोज किए थे? तो इन्होंने अपने बनाए हुए खुद एक एकल लेंस वाले शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किए थे, और उसी के सहायता से इन्होंने पहली बार एक छोटे छोटे बैक्टीरिया को देखा था। समझे? यानी कि सबसे पहली बार छोटे छोटे सूक्ष्म बैक्टीरिया को देखने वाले व्यक्ति कौन थे? तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। किस चीज की सहायता से देखे थे? तो एक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी लेंस। आप तो जानते हैं कि शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी लेंस किस चीज से बनाई जाती है, इसमें उत्तल लेंस का इस्तेमाल की जाती है। चलिए इसमें फिजिक्स में जब चलेंगे तो इसके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे कि शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी हम लोग कैसे बना सकते हैं।
अब यहां से क्वेश्चन आता है कि एंटोनी वॉन लीवेनहॉग ने कौन सी पुस्तक लिखे थे। याद रखिएगा, जब सारा चीज के बारे में जब इन्होंने डिटेल से जब खोज कर दिया तो इन्होंने भी एक पुस्तक में लिखी, एक पुस्तक का लिखे। कौन सी पुस्तक लिखे थे तो याद रखिएगा, एंटोनी वॉन लीवेनहॉग द्वारा सीक्रेट्स ऑफ नेचर, सीक्रेट्स ऑफ नेचर, यानी एंटोनी वॉन लीवेनहॉग द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है, सीक्रेट्स ऑफ नेचर। ये जो हमारा जो बता रहे नाम, ये नाम इन्हें वैज्ञानिकों ने दिया था, सीक्रेट्स ऑफ नेचर, और इन्होंने सीक्रेट्स ऑफ नेचर के नाम से भी जाने जाने लगे। एंटोनी वॉन लीवेनहॉग को सीक्रेट्स ऑफ नेचर बुक के नाम से जाने जाने लगे। देखिए बगल में इनको इमेज दिया हुआ, यही हमारे एंटोनी वॉन लीवेनहॉग है। तो यहां से एक सवाल आ सकता है कि सीक्रेट्स ऑफ नेचर लिखने वाले पुस्तक का क्या नाम है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉग। ये आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि एंटोनी वॉन लीवेनहॉग द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक थी, तो याद रखिएगा सीक्रेट्स ऑफ नेचर। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आगे चलते हैं। इतना समझ में आ गया कि ये जितने में मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, जितने में हाईलाइट कर रहा हूँ वहां पर, वो सारा चीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम हॉल में। अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चर्चा करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चर्चा करते हैं कि स्लाइडेन एवं स्वान ने खोज का सिद्धांत दिया। हाँ, यहाँ से एक सवाल आता है, यहाँ से भी सवाल आता है क्या कि खोज का सिद्धांत किसने दिया, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो याद रखिएगा स्लाइडेन एवं स्वान। स्लाइडेन एवं स्वान दो ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने खोज का सिद्धांत दिया, यानी सेल थ्योरी, सेल थ्योरी इसको बोला जाता है, सेल थ्योरी में बोला जाता है इसको, कि सेल थ्योरी देने वाले कौन सी दो व्यक्ति थे, तो स्लाइडेन एवं स्वान। इन्होंने ही बताया था कि हमारा शरीर एक छोटी सी कोशिका से मिलकर बनी होती है, यानी कि हमारा जो शरीर की सबसे छोटी सी इकाई क्या है, तो कोशिका है। किसने बताया, स्लाइडेन एवं स्वान ने। इन्होंने ही बताया कि हमारा शरीर का एक सबसे छोटी सी जो पार्ट से हमारा सेल है, सेल से निर्माण हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं। यहाँ पर जो जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं उसको हाईलाइट कर दे रहा हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से क्या पूछ सकता है क्वेश्चन में आपको कि आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता जनक स्वान को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है, स्वान को। लेकिन सेल को खोज किसने किया, कोशिका का खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक। डेड सेल का खोज कौन किया, रॉबर्ट हुक। लेकिन आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता किन्हें कहने जाने लगा, तो याद रखिए स्वान को। इस स्वान शॉर्ट नेम है, इनका पूरा नाम कार्ल पी स्वान, कार्ल पी स्वान इनका पूरा नाम है, याद रखिएगा। तो आपसे एक नंबर के सवाल यहाँ पर आ सकता है कि आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो स्वान को कहा जाता है। और स्वान का पूरा नाम क्या है, कार्ल पी स्वान। अब देखिए कार्ल पी स्वान जब इन्होंने सेल के बारे में जब बताया, तो इस सेल के बारे में बताने के बारे में इन्होंने एक अलग से पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम द सेल है। और एक नंबर का सवाल यहां से भी आता है आपको कि द सेल नामक पुस्तक किसने लिखा, तो याद रखिएगा कार्ल पी स्वान। मैंने स्वान भी कह सकते, कोई डाउट नहीं है, ये स्वान भी आता है, कहीं के पूरा नाम भी आता है कार्ल पी स्वान। आप ये भी सेकंड क्वेश्चन इसमें भी और घुमा के पूछना होगा तो पूछ सकता है क्या कि कार्ल पी स्वान द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक थी, तो याद रखिएगा द सेल, याद रखिएगा द सेल। ये कार्ल पी स्वान द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम, द सेल है। यह पुस्तक आधुनिक कोशिकाओं विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। इसे अक्सर इस क्षेत्रों में एक मौलिक कार्य माना जाता है। द सेल यह पुस्तक कोशिकाओं की संरचना कार्य और व्यवहार के कवर करते हैं, यानी कि ये जो सेल जो द सेल जो पुस्तक लिखी गई है, इस पुस्तक में किस चीज की बारे में डिटेल से लिखा गया है, तो सेल की संरचना कैसी होती है, यानी इसमें क्या लिखा गया कि सेल की संरचना कैसे होती है,
सेल कार्य कैसा करता है और सेल का व्यवहार क्या है, ये चीज के बारे में इसमें डिटेल से कवर किया गया है, बताया गया है। इसे सामान्यतः 10 सेल के नाम से जाना जाता है। यहां से देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछने को मिलता है। अब याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछ सकता है आपको, और जो आधुनिक विज्ञान के जो जनक हमारे स्वान जो है कार्ल पी स्वान ने, इन्होंने और 2 पुस्तक लिखे थे। कौन कौन पुस्तक लिखे थे, तो साइटोलॉजी एवं साइटोजेनेटिक्स, 2 वैसे पुस्तक भी लिखे थे। यही जो साइटोलॉजी जो लिखा गया है इसमें हम लोग डिटेल से कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं। मैंने कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो साइटोलॉजी। ये कौन लिखे थे, तो याद रखिएगा वही स्वान, जो हमारा आधुनिक कोशिका के विज्ञान के जनक कहे जाने वाले स्वान जो हैं, उन्होंने क्या लिखे थे, साइटोलॉजी। और नाम दिए थे कि जितने कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे पढ़ेंगे तो उस चीज को साइटोलॉजी कहा जाता है। ये नाम देने वाले भी कौन है, याद रखिएगा स्वान, कार्ल पी स्वान। और इन्होंने और बहुत सारे कई पुस्तक लिखे थे, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं कि भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है। अब सारा चीज पे तो हम लोग जब डिस्कस किए, तब नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं क्या, कि भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है। यानी भारत में भी बहुत सारे वैसे वैसे साइंटिस्ट हुए जिनका भी नाम तो है बट इसको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन एनसीईआरटी ने इन लोग को नाम को उजागर किया है, डिटेल से बताने का प्रयास किया है। तो याद रखिएगा भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, भारतीय, वो तो आधुनिक थे, आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, तो स्वान को। वो आधुनिक थे लेकिन ये हमारा भारतीय मुल्क के रहने वाले व्यक्ति AK शर्मा, जिन्होंने भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता के नाम से जाने जाने लगे। मैंने अगर आपसे सवाल करता है कि भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, तो याद रखिए AK शर्मा को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, AK शर्मा को। ये क्या थे, तो याद रखिएगा इनका पूरा नाम क्या था, अर्जुन कुमार शर्मा। AK शर्मा का फुल नेम अर्जुन कुमार शर्मा। अब चलिए इनके बारे में कुछ डिटेल से बताते हैं, और ये कहाँ कहाँ से किस टाइप से क्वेश्चन आती है मैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक AK शर्मा प्रोफेसर अरुण कुमार शर्मा को कहा जाता है। वे एक प्रसिद्ध भारतीय कोशिका अनुवांशिकी, कोशिका जीव विज्ञान और कोशिका रसायन शास्त्र थे। जो प्रोफेसर अरुण कुमार शर्मा, उन्हें भारतीय कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह उपाधि दी गई थी। अब देखिए इनको प्रोफेसर की उपाधि कब दिया गया, याद रखिए प्रोफेसर की उपाधि इनको मिला क्योंकि कोशिका के बारे में डिटेल से बताया, और जीव विज्ञान और कोशिका रसायन शास्त्र थे यह, मैंने कि जीव विज्ञान के भी यह पद पे थे। जीव विज्ञान में बहुत सारे चीज को खोज की इन्होंने, और रसायन शास्त्र रसायन में भी इन्होंने बहुत सारी चीज खोज की, तब इन्हें प्रोफेसर का नाम उपाधि दिया गया। प्रोफेसर अरुण कुमार शर्मा के नाम से इनको जाने जाने लगा। तो याद रखिएगा अरुण कुमार शर्मा का पूरा नाम क्या है, अरुण कुमार, यानी AK शर्मा का पूरा नाम अरुण कुमार शर्मा। अरुण कुमार शर्मा कौन है, भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता। अगर आपसे सवाल करता है कि भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता कौन है, तो अरुण कुमार शर्मा को कहिएगा। ये कहाँ के रहने वाले थे, तो कोलकाता के। चलिए और इसके बारे में कुछ इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इन्हें उपलब्धि कब दी गई थी, तो प्रोफेसर का उपलब्धि कब मिला, जब इन्होंने जीव विज्ञान और कोशिका के बारे में डिटेल से अध्ययन किया और इसके बारे में विस्तृत बताने का प्रयास किया तब। अब इनकी योगदान की बात रह गई, तो योगदान प्रोफेसर शर्मा को कोशिका अनुवांशिकी, कोशिका रसायन विज्ञान और कोशिका जीव विज्ञान का बहुत काम किया, और उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय वनस्पति विज्ञान के विभाग के प्रमुख थे। अब ये भी देखिए यहाँ पे सवाल आ सकता है कि कोलकाता विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान विभाग के प्रमुख कौन थे। सवाल यहाँ से क्वेश्चन उठा के पूछ देता है एग्जाम में। क्या पूछ सकता है
कि कोलकाता विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान विभाग के प्रमुख कौन थे? तो याद रखिए A.K. शर्मा, A.K. शर्मा, प्रोफेसर अरुण कुमार शर्मा क्या थे? कोलकाता विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान के प्रमुख यानी हेड। यहां से सवाल उठा के पूछ सकता है कभी एग्जाम आर में। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते कहता है कि सेल, मैंने सेल में हम लोग जब आगे चलते हैं कोशिका के बारे में तो एक सवाल आ सकता है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? सबसे छोटी कोशिका किस चीज की होती है, कौन सी चीज की होती है? तो याद रखिएगा दुनिया का सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माइक्रोप्लाज्मा। दुनिया का सबसे छोटी सेल माइक्रोप्लाज्मा को कहा जाता है। माइक्रोप्लाज्मा के आकार क्या होता है? तो 0.1। मैं दुनिया का सबसे छोटा सेल माइक्रोप्लाज्मा होती है। माइक्रोप्लाज्मा का आकार 0.1 माइक्रोमीटर होती है। याद रखिए यहां से क्वेश्चन आता है आप लोग को कि दुनिया मैंने कि सबसे छोटी सेल क्या है? तो माइक्रोप्लाज्मा। याद रखिए माइक्रोप्लाज्मा। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि माइक्रोप्लाज्मा है तो इसका वजन कितना है? तो एक माइक्रोप्लाज्मा का वजन 0.1 माइक्रोमीटर होता है। सॉरी लगभग आकार होती है इसके, तो अरे वजन तो 0.000 चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं कि अगर पूछेगा कि माइक्रोप्लाज्मा की आकार कितना होती है तो 0.1 माइक्रोमीटर, बहुत छोटा, मैंने छोटा जो आपको नंगी आंखों द्वारा दिखाई देगा ही नहीं। याद रखिएगा ये नंगी आंखों द्वारा कभी दिखाई देगा ही नहीं। 0.1 माइक्रोमीटर तो माइक्रोमीटर। हालांकि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, अगर देखिए यहाँ पर अगर विश्व में पूछेगा यानी आपसे सवाल करेगा कि सबसे छोटी कोशिका कौन है तो याद रखिएगा माइक्रोप्लाज्मा को बोलिएगा। अगर आपसे आकार पूछेगा तो 0.1 माइक्रोमीटर। लेकिन अब आपसे सवाल कर सकता है कि नहीं मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका क्या चीज होता है? तो स्पर्म को बोलिएगा। मानव शरीर में सबसे छोटी क्या होता है? तो स्पर्म को बोला जाता है। यानी कि अगर हमने की ह्यूमन बॉडी में अगर पूछा कि सबसे छोटी सेल क्या चीज की है तो स्पर्म को। इसके बारे में कौन बताए थे? तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ। उन्होंने बताया था कि स्पर्म हमारा एक सेल है। इसके बारे में डिटेल से बताए थे एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ। चलिए अब सेकेंड पूछा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन में जब आता है कि जबकि दूसरी सबसे छोटी सेल क्या है तो कणिका कोशिकाएं। याद रखिएगा दूसरे सबसे छोटी सेल कणिका कोशिकाएं। अब यहाँ पे कहीं कहीं सवाल में भी आता है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो माइक्रोप्लाज्मा पीपीएलओ। कहीं लिखा हुआ रहेगा, आप देखिएगा एनसीईआरटी बुक में क्या लिखा हुआ रहेगा कि सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा पीपीएलओ। तो पीपीएलओ है क्या? तो याद रखिए पीपीएलओ, पीपीएलओ यानी इसको बोला जाता है फुल फॉर्म प्लोरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पीपीएलओ का फुल फॉर्म एक कभी कभी एग्जाम और में आ जाता है कि पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या होती है। बड़े बड़े कंपटीशन क्वेश्चन में पूछ देता है कभी कभी क्वेश्चन। ये सब एनसीईआरटी का फैक्ट है। सोचिए एनसीईआरटी में इतना सारा चीज छिपे रहते हैं जिसको बताना मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट लोग को, टीचर लोग को। ये सब चीज को खोज नहीं पाते हैं। ये सब सारा चीज खोज कम लेकर आए आपको, अब इसके बारे में डिटेल से बताने का प्रयास कर रहे हैं। यही सब एग्जाम वार में देखने को मिलता है क्वेश्चन। और डायरेक्ट अगर बुक पढ़ लीजिएगा तो उसमें कहीं पता ही नहीं चलेगा कहाँ कहाँ सब क्वेश्चन है। तो इसलिए याद रखिए कि अगर एनसीईआरटी कंटेंट को विस्तृत अगर समझने का प्रयास कीजिएगा तभी आप कोई एग्जाम फाइट कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसलिए हर एग्जाम में एनसीईआरटी फैक्ट ही क्वेश्चन को अपलोड किया जाता है, दिया जाता है। जो स्टूडेंट को पता नहीं चलता तो स्टूडेंट लोग बोलता है कि अरे आउट ऑफ सिलेबस आ गया, आउट ऑफ सिलेबस है क्वेश्चन। लेकिन सब क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कि पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है तो ये सब किताब में हाल मिलेगा नहीं, सब जब भी मिलेगा तो एनसीईआरटी बुक में मिलेगा। तो वहां से क्वेश्चन को लिया गया है। पीपीएलओ का फुल फॉर्म प्लोरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहिएगा। मैंने सबसे छोटी कोशिका क्या है
तो माइक्रोप्लाज्मा पीपीएलओ। इसकी अगर देखा जाए कि इसकी आकार क्या होगा तो 0.1 माइक्रोमीटर। यहाँ से सवाल जो जो आता है मैं उसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, इस चीज को विशेष करके ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट जो वीडियो को अपलोड किया जाएगा उसमें सारे चीज से लिया हुआ एक एमसीक्यू रहेगा जो पीवाईक्यू के फॉर्म में रहेगा। जो जो एग्जाम और में पूछी गई क्वेश्चन है उसका पीवाईक्यू लेकर आऊंगा और उसमें आप लोग देखिएगा कितने क्वेश्चन हम पढ़े हैं, कितने क्वेश्चन को समझे इस वीडियो के माध्यम से, उस चीज पर आप सटीक तरीका से जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगर किसी स्टूडेंट को और कहीं डाउट हो रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप का लिंक और टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां पर जाकर आप हमसे जुड़ सकते हैं, मिल सकते हैं। अगर जहां पे जिस किसी को प्रॉब्लम हो बेसंकोच हमें कह सकते हैं, हम उस सवाल को डिटेल से और बताने का प्रयास करूंगा। क्योंकि एनसीईआरटी समझाना बहुत कठिन होता है, लेकिन मैं अपने आप से पूर्ण प्रयास करता हूं कि आपको एनसीईआरटी का जो फैक्ट है वो आपकी माइंड में अट जाए, समझ में आ जाए, जो एग्जाम और में डायरेक्ट देखने को मिलेगा क्वेश्चन के रूप में। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अब सवाल आता है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी चीज की होती है। अब यहाँ पे एक सवाल आती है कि सबसे छोटी कोशिका कौन था, तो माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा होती है। ये क्या होती है, 0.1 माइक्रोमीटर की होती है, जिसको 100 नैनोमीटर के नाम 100 नैनोमीटर आप कह सकते हैं इसको, जो आप नंगी आंखों द्वारा देख नहीं सकते। इसमें कुछ बैक्टीरिया वैसे भी होते हैं ना जो 0.2 से 0.3 माइक्रोमीटर तक होते हैं, जो इतने छोटे होते हैं जो दिखाई नहीं देगा आपको। अब आपसे सवाल पूछ सकता है कि माइक्रोप्लाज्मा का व्यास डायमीटर कितना होता है, तो याद रखिएगा 200 से लेकर 300 नैनोमीटर तक होती है। 200 से लेकर 300 नैनोमीटर तक होती है इसकी व्यास, किसको, माइक्रोप्लाज्मा का। याद रखिए, कुछ स्रोतों के अनुसार ये भी बोला गया कि 0.1 माइक्रोमीटर होता है इसकी, लेकिन नहीं, इसका अगर परफेक्ट रूप से देखिएगा तो 0.02 होता है। लेकिन इसके माप को आप देख कैसे सकते हैं, इतनी छोटी चीज होता है कि जिसकी आकार को मापना इम्पॉसिबल है। माइक्रोप्लाज्मा को अक्सर सबसे छोटी जीवित सेल माना जाता है, यानी जीवित सेल हमारा सबसे छोटा है तो माइक्रोप्लाज्मा आपकी होती है। और याद रखिएगा, माइक्रोप्लाज्मा से निकलने वाली जो जीवाणु, जो बनने वाला जो रोग है, हमारे ये जो हार्ट में ये जाके मैंने कि इफेक्ट डालता है। अगर जिसको माइक्रोप्लाज्मा के थ्रू अगर जो बीमारी होती है तो उस क्रम में क्या होती है कि हमारा हार्ट में आपको पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, हल्का हल्का बुखार आना स्टार्ट हो जाएगा, आपका सर दर्द करना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए याद रखिएगा, प्लूरोनिमोनिया इससे जीवाणु निकलता है। प्लूरोनिमोनिया जीवाणु, जो माइक्रोप्लाज्मा से निकलने वाले क्या, प्लूरोनिमोनिया जीवाणु निकलता है, जो हमारे हार्ट को इफेक्ट डालता है। आपको हल्का हल्का बुखार होना प्रारंभ हो जाएगा, आपको सर दर्द करना प्रारंभ हो जाएगा, तरह तरह की बीमारी हो जाएगी इसका इफेक्ट। और इसमें एंटीबायोटिक दवाई चलाई जाती है, जिसको आप लोग देहाती भाषा में कहिएगा निमोनिया। क्या जी, तो बच्चों को निमोनिया हो गया, तो निमोनिया कैसे हुआ, प्लूरोनिमोनिया एक जीवाणु के कारण होती है। वो कहां से आती है, तो माइक्रोप्लाज्मा। यही माइक्रोप्लाज्मा जो दिखाई दे रहा है, ये माइक्रोप्लाज्मा से क्या आता है, प्लूरोनिमोनिया। प्लूरोनिमोनिया एक जीवाणु आता है जो हमारे हार्ट में पहुंचता है। वही हार्ट में पहुंचने के बाद आपको कभी सर दर्द करना प्रारंभ हो जाएगा, आपको थकान ज्यादा महसूस होगा, हरासमेंट ज्यादा होगा, आपको बॉडी में पेन होने, जहां मन तहां पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, सर हमेशा दर्द करना स्टार्ट हो जाएगा, हल्का हल्का बुखार आना प्रारंभ हो जाएगा, इस प्रकार की समस्या होना स्टार्ट हो जाएगा। किससे, माइक्रोप्लाज्मा। याद रखिए, माइक्रोप्लाज्मा से निकलने वाला जीवाणु कौन है, प्लूरोनिमोनिया। प्लूरोनिमोनिया, जिसको हम लोग देहाती भाषा में निमोनिया कर देखा, तो बच्चा लोग को निमोनिया हो गया,
जाके इसको इलाज कराओ, तो उस जगह पर एंटीबायोटिक दवाएं चलाई जाती है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। यहाँ तो समझ में आया कि हमारा क्या सबसे छोटी अगर कोशिका पूछा जाए तो माइक्रोप्लाज्मा को कही जाती है। माइक्रोप्लाज्मा से निकलने वाले जीवाणु क्या नाम है, तो याद रखिएगा प्लूरोनिमोनिया। ये प्लूरोनिमोनिया क्या करता है, एक शरीर में एक फंगी के रूप में कार्य करता है और हमारे शरीर को इफेक्ट डालता है, जिसके कारण आपको बुखार भी हो सकती है, तरह तरह की बीमारी हो सकती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जब सबसे छोटा हम लोग जब देख लिए तब सबसे बड़ा के बारे में भी हम लोग सर्च करते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी चीज की होती है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी चीज की होती है, उसकी आकार क्या होती है, इसके बारे में हम लोग सर्च करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे बड़ी कोशिका किस चीज की होती है, तो शुतुरमुर्ग की अंडा। याद रखिएगा, सबसे बड़ी अगर पूछेगा तो शुतुरमुर्ग की अंडा, जो आप देख सकते हैं हथेली पर ले नहीं सकते हो, वो हथेली से बड़ा होती है। क्यों बड़ा होती है, तो इसका कारण भी आप जानते हैं कि एक माइक्रो नहीं यानी कि एक शुतुरमुर्ग के अंडा को आप जब देखिएगा तो एक हथेली से बड़ा होती है। इसकी लंबाई अगर देखा जाए तो 15 इंच होता है। 15 इंच नहीं, 15 सेंटीमीटर होता है इसकी लंबाई। एक शुतुरमुर्ग के अंडा की लंबाई 15 सेंटीमीटर होती है। अब इसकी चौड़ाई देखा जाए तो 13 सेंटीमीटर होती है। इसकी लंबाई में अगर जिक्र किया जाए तो 15 सेंटीमीटर, उससे 2 सेंटीमीटर कम होती है नहीं चौड़ैया। अब इसकी अगर वजन की अगर बात कर लिया जाए तो इसकी वजन 1.4 किलोग्राम होता है, लगभग 1.5 किलो का होता है एक शुतुरमुर्ग का अंडा। एक शुतुरमुर्ग का अंडा कि अगर वजन के हिसाब से अगर पूछा जाए तो 1.4 केजी कहिएगा। इसकी लंबाई अगर कहिएगा तो लंबाई कितना होगा, तो 15 सेंटीमीटर। चौड़ैया कितना होगा, तो आपको 13 सेंटीमीटर याद रखिएगा। यानी एक हथेली से बड़ा हो जाएगा। एक हथेली जो ले रहे एक हथेली से बड़ा होगा। तो ये 15 सेंटीमीटर कहने का मतलब है हथेली से बड़ा, और चौड़ैया में भी आपको क्या 13 सेंटीमीटर रहेगा। ये मैंने हाथ पर दोनों हाथ का उपयोग करना पड़ेगा, तो एक हाथ से लीजिएगा तो इन्हें उन्हें छलक भी सकता बड़ा होता है। एक कटोरा भर के समझ लीजिए। चलिए हम समझ में आया हमको कि दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, शुतुरमुर्ग के अंडा, जिसका वजन कितना होता है, तो 1.4 किलोग्राम। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। कौन, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अगर देखा जाए तो ओवम होती है, यानी कि फीमेल में पाया जाने वाला जो अंडाणु है, ये हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। अगर सबसे छोटी कहा जाए तो स्पर्म होती है मानव शरीर में, लेकिन सबसे बड़ी अगर कहा जाए तो सबसे बड़ी के रूप में आएगा ओवम, सबसे छोटी स्पर्म। ये हमारा ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछ देगा कि सबसे छोटी सेल क्या है, तो माइक्रोप्लाज्मा। सबसे बड़ी सेल क्या है, शुतुरमुर्ग की अंडा, ये दुनिया का सबसे बड़ा है। लेकिन अगर ह्यूमन बॉडी में कह देता है तो ओवम और स्पर्म, यानी लेडीज में पाए जाने वाला जो ओवम जो है ये सबसे बड़ी सेल है ह्यूमन बॉडी का। और सबसे छोटी अगर पूछा जाएगा ह्यूमन बॉडी का तो स्पर्म, जो मेल में पाए जाने वाले जो स्पर्म होती है वो सबसे छोटी होती है। अब सवाल आता है यहाँ पर क्या, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको मैं हाईलाइट कर दे रहे हैं, इस चीज को विशेष करके ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। हम इसको नंगी आंखों द्वारा देख नहीं सकते, यानी जो सबसे बड़ी जो सेल है, सबसे बड़ी जो सेल हमारा ह्यूमन बॉडी में जो पाया जाता है जो ओवम, तो इस चीज को हम लोग देख नहीं सकते। लेकिन हाँ, दुनिया का सबसे बड़ी सेल को हम लोग देख सकते हैं नंगी आंखों द्वारा। जैसे शुतुरमुर्ग के अंडा को हम लोग देख सकते हैं, लेकिन ओवम को हम लोग देख नहीं सकते क्योंकि बहुत छोटी होती है। लेकिन हाँ, ये हमारा बॉडी का सबसे बड़ा है, ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा सेल क्या है, ओवम, जिसको हम लोग नंगी आंखों द्वारा देख नहीं सकते हैं। स्पर्म को भी हम लोग देख नहीं सकते हैं, छोटे छोटे जो सेल रहते हैं। अब हम लोग आगे चलते, इसमें सवाल क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आ सकता है कि ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है। अब सवाल यहाँ पर आता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी सेल के बारे में जानकारी हो गई, सबसे छोटी सेल के बारे में जानकारी हो गई। अब सवाल आता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका,
क्या होती है? तो हमारा शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, जिसको न्यूरॉन कहा जाता है। नर्वस सिस्टम ये चूंकि हमारा पूरा बॉडी में फैला हुआ रहता है, क्योंकि आपको अगर पैर में अगर कांटी गड़े तो सीधे मस्तिष्क को इंडिकेट कर देता है कि हमारा पैर में कांटी गड़ा हुआ है। किसके थ्रू? नर्वस सिस्टम के थ्रू। पूरा हमारा शरीर में न्यूरॉन फैला हुआ है, एकदम जाल की तरह फैला हुआ है, जिसके थ्रू हमारा कोई भी चीज अगर शरीर में घटना होती है तो उस चीज का खबर सीधे मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। इसको सबसे लंबी कहा जाता है। अगर आपसे सवाल आता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है, तो तंत्रिका कोशिका, जिसको न्यूरॉन कहा जाता है, जिसको नर्वस सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। चलिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखिए। सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन नर्वस सिस्टम को कहा जाता है। चलिए और हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं जो हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे एनसीईआरटी का कंटेंट दिया हुआ है। चलिए क्या नेक्स्ट इंपॉर्टेंट तथ्य क्या है कि तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार से विभाजन नहीं होता है, अतः यह क्षतिग्रस्त हो कोशिका को ठीक नहीं कर सकता है। इसी कारण सर में चोट लगने से शीघ्र ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये बात सही है, ये हद तक सही है, ये पूर्ण रूप में सही नहीं, लेकिन हद तक ये दिया हुआ है, जो एनसीईआरटी में जो दिया हुआ था ये हद तक सही है। क्योंकि अगर पूर्ण रूप में क्षतिग्रस्त होगा तब तो आपको सेल डिवीजन नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारा जो ब्रेन में सेल डिवीजन नहीं होती है, याद रखिएगा, जिसके कारण आदमी को चोट लगने के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसमें क्या कि तंत्रिका कोशिकाओं में कोशिका विभाजन नहीं होती है, बात सही है, यानी कि सेंट्रोसोम उसमें नहीं होता है। सेंट्रोसोम रहेगा तब तो आपको कोशिका का निर्माण करेगा, बनाएगा, और सेंट्रोसोम रहेगा ही नहीं तो कोशिका का निर्माण कैसे होगा। हम इस सब के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे, आगे बताएंगे, आपको डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी का फैक्ट लेकर आएंगे कि आखिर कोशिका का कितने पार्ट्स होते हैं, कौन सी पार्ट्स का क्या क्या कार्य है। जैसे सेल बनेगा तो सेल के अंतर्गत भी 7 को पार्ट्स होते हैं, माइक्रोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, बहुत सारी चीज होते हैं, 7 उसमें फैक्टर होते हैं, सबका अलग अलग काम है। तो सबके बारे में डिटेल से हम लोग वीडियो लेकर आएंगे, जो आपके माइंड में एकदम अच्छी तरह से समझा देंगे, जो आपके माइंड में छप जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। हाँ, तो क्या बता रहे थे कि कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होती है, जिसके कारण हमारा सेल डिवीजन नहीं हो पाता है, तो आदमी को मृत्यु हो सकती है, मृत्यु हो जाती है। सिर में चोट लगने पर मृत्यु का कारण गंभीर तंत्रिका क्षति, यानी जोर से अगर एक्सीडेंट हुआ तो उसमें सीधे हमारा शरीर पर पूरा जोर से इफेक्ट पड़ता है, इतने जोर से चोट लग जाता है कि वहां पर जो कोशिका रहता है डेड हो जाता है, मर जाता है। तो जब कोशिका जब मर गया तो फिर वहां पे दोबारा कोशिका नहीं आएगा, जिसके कारण आदमी का मृत्यु हो जाता है। मस्तिष्क में रक्त स्राव या मस्तिष्क के अंदर दबाव का बढ़ जाना, किसी किसी का मस्तिष्क में रक्त स्राव की मात्रा अगर बढ़ गई, कम हो गई, तो वहां पे भी ब्रेन हेमरेज की चांस ज्यादा रहती है। अगर मस्तिष्क में दबाव ज्यादा बढ़ गया तो उसको ब्रेन हेमरेज की चांस ज्यादा रहती है। तो इसलिए हमारा माइंड को सुरक्षित रखना अति आवश्यक है। इसलिए हम लोग योग साधना भी करें तो ज्यादा बेटर रहेगी। लेकिन अगर बाइक चलाएं तो हेलमेट पहन के चलाएं, ज्यादा सुरक्षित रहेगा, नहीं तो हेलमेट नहीं तो जीवन का साथ ही नहीं। इसलिए जब भी सुरक्षित अगर अपने आप को देखना चाहते हैं बाइक चलाते वक्त, तो हेलमेट लगा कर चलिए, अति आवश्यक है। नहीं तो अगर कपार में चोट लगा जोर से तो तंत्रिका कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाएगा, और तंत्रिका कोशिका जब क्षतिग्रस्त हो गया तो सोचिए कि दोबारा रिकवर नहीं हो पाएगा, ये याद रखिएगा। इसलिए अपने तंत्रिका कोशिका को सुरक्षा प्रदान करना ये आपका दायित्व है। किस प्रकार से कोशिका तंत्रिका कोशिका को आप नियंत्रित कीजिएगा, कैसे उसको सुरक्षित कीजिएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड होती है। इसलिए याद रखिएगा कि अगर कपार में चोट लगेगा तो उसको हालत ठीक नहीं होगा, वो आदमी को मृत्यु की प्राप्त हो सकती है। क्यों होती है? क्योंकि उसमें सेल डिवीजन नहीं होती है। सेल डिवीजन एक सेल नहीं बनता, वहां सेल बनाने का काम किसका रहता है? सेंट्रोसोम की। हम इसके बारे में आगे डिटेल से बताएंगे। चलिए आगे हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। हाँ, ये हमारे पता चल गया कि हमारे बॉडी में कहाँ पे सेल नहीं बनता है। सेल कहाँ नहीं बनता है? तो तंत्रिका कोशिका में बनता, बहुत न मात्रा के बराबर में, उतना में तो आदमी काम तमाम हो जाएगा।
अब सबसे तीव्र गति से सेल कहाँ बनता है हम लोग के शरीर में, ये भी सवाल आता है कि सबसे तीव्र गति से सेल डिवीजन कहाँ होती है, सबसे तीव्र गति से सेल कहाँ बनता है, तो याद रखिएगा लीवर, यानी लीवर हमारा जो है सबसे तीव्र गति से सेल बनता है। अगर बाय द कोई आपको चाकू मार दिया लीवर में और चाकू मार के निकाल दिया एक बार में, तो आप बच सकते हैं, क्योंकि वहां सेल रिकवर हो जाएगा, मतलब 1 से 2 सप्ताह लग जाएगा, आप ठीक आपको अपने आप से रिकवर करके ठीक हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति से चाकू मरवाने का प्रयास न कीजिएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि सबसे तीव्र गति से सेल डिवीजन कहाँ होती है, सेल का निर्माण कहाँ होती है, तो लीवर में, जिसको जिगर भी कहा जाता है, यकृत। यह अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ठीक कर लेता है। कभी किसी व्यक्ति को देखे होंगे, लेडीज लोग को जब ऑपरेशन होती है तो उसको कम से कम 1 सप्ताह तक हॉस्पिटल में रखा जाता है। वहां पर जब ऑपरेशन होती है तो लीवर के बगल में जब निकाली जाती है बच्चा को, तो ऑपरेशन जब की जाती है तो फिर वहां पर भी कम से कम 1 सप्ताह तक अपने हॉस्पिटल में रखता है, क्योंकि लगभग 1 सप्ताह में उसको रिकवर हो जाता है। इसके बाद 1 सप्ताह के बाद छुट्टी कर दिया जाता है। तो याद रखिए सवाल कहाँ से आएगा, सवाल पूछेगा क्या कि सबसे तीव्र गति से कोशिका का विभाजन कहाँ होती है, तो याद रखिएगा लीवर। लीवर को क्या नाम दिया जाता है, यकृत भी बोला जाता है इसको, यानी जिगर भी बोला जाता है। यहाँ पे क्या होती है कि यहाँ क्षतिग्रस्त कोशिका स्वतः अपने आप से ठीक कर लेता है, आपको ठीक करने की कोई जरूरी नहीं है, कोई दवाई वही लगाने की कोई जरूरी नहीं है, खुद अपने आप से ठीक कर लेता है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। ये समझ में आ गया कि सेल कहाँ नहीं बनता है, तो तंत्रिका कोशिका में सेल डिवीजन नहीं होती है, और कहाँ होता है ज्यादा मात्रा में, तो याद रखिएगा लीवर में। यहाँ से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछता है, इसलिए याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं कि मानव शरीर की एकमात्र कोशिका है जो अपना आकार बदल सकती है, मैंने बदलती है बिल्कुल, जिसको हम लोग WBC कहते हैं। 1 नंबर का सवाल आता है एग्जाम में, पूछा भी गया है क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कि हमारे शरीर में कौन सी ऐसी सेल है जो आकार बदलती है, तो WBC, जिसको व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं। WBC का पूरा नाम व्हाइट ब्लड सेल। आकार बदलने के कारण श्वेत रक्त कोशिका, जिसको WBC कहा जाता है, WBC अपना आकार बदल सकती है ताकि वे शरीर में मौजूद विदेशी कणों जैसे कि बैक्टीरिया हो, वायरस हो, को घेर घेर कर मारने या निगल जाने की क्षमता रखती है। क्योंकि इसी को हम लोग बोलते हैं कि ज्यादा अगर हम लोग के शरीर में WBC की मात्रा ज्यादा है, तो जिसको रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके शरीर में ज्यादा है तो रोग से लड़ने की क्षमता होती है, यही हमारा WBC है। WBC का काम क्या है कि आकार अपना चेंज कर करके सीधे मार देता है, उसमें निगल जाता है उसको। बैक्टीरिया है तो अपना आकार चेंज करके बैक्टीरिया को निगल गया, वायरस आएगा तो वायरस के अपना रूप चेंज करके वायरस के साथ मिलकर निगल जाएगा, सब कदम कटक जाता है, भस्म कर देता है, जिसके कारण आदमी को बीमारी नहीं हो पाता है। हल्का फुल्का भी हुआ तो तुरंत निकल गया, काम खत्म। जैसे कि किसी को अगर वायरस हुआ, अगर सर्दी जुकाम हुआ, सर्दी जुकाम भी हो गया किसी कारण उस वायरस से, तो अगर उसको इलाज न भी कीजिएगा तो हमारा क्या करेगा, WBC आपके शरीर में ज्यादा मात्रा में है तो सीधे क्या करेगा, उसको निगल जाएगा, वो वायरस को निगल जाएगा वो। तो 2-3 दिन में देखिएगा कि आपको सर्दी सब सही हो जाएगा, क्योंकि सर्दी होने के बाद बहुत सारे वायरस हमारे शरीर में हो जाते हैं। अभी हम अगला वीडियो में डिटेल से अध्ययन कर डिटेल से बताया जाएगा कि सर्दी क्यों होती है, कौन सी हमारे शरीर में कौन सी पार्ट से हमारा सर्दी होती है, कौन से पार्ट्स को क्षतिग्रस्त होने के बाद सर्दी होता है, कैसे होता है, इसके बारे में डिटेल से बताया जाएगा नेक्स्ट में। अब याद रखिएगा कि बैक्टीरिया वायरस को घेर घेर कर मारना और निगल जाने की क्रिया को फाइब्रोसाइटोसिस कहा जाता है। एक क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन याद रखिएगा इस चीज को जानकारी होना जरूरी है कि बैक्टीरिया वायरस को निगलने की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो फाइगोसाइटोसिस कहा जाता है। क्या बैक्टीरिया और वायरस को निगलने की, तो निगलने वाला कार्य कौन करता है, तो WBC, याद रखिएगा। अन्य कोशिकाओं से भिन्न है, जैसे हमारा RBC अभिन्न है, RBC अपना रंग नहीं बदलता, अपना आकार नहीं बदलता, याद रखिएगा। अन्य रक्त कोशिकाएं जैसे कि लाल रक्त कोशिका, जिसको RBC बोला जाता है, रेड ब्लड सेल, और यकृत, यह मस्तिष्क में कोशिकाएं एक निश्चित आकार की होती है और अपना आकार नहीं बदलती है,
की आकार बदलने में क्षमता नहीं होती है। इसलिए अगर हमारे शरीर में अगर कोई भी चीज हो गया, अगर शरीर का बुखार हो गया, अगर सीधे मस्तिष्क में पहुंच गया तो आदमी को बीमार होने, आदमी को मरने की संभावना ज्यादा हो जाता है। इसलिए जब भी देखा जाए तो मस्तिष्क का बुखार बहुत डेंजरस होती है, वहां पर हमारा WBC कार्य नहीं कर पाता है, तो वहां पर क्या होता है कि आदमी को मरने की संभावना ज्यादा हो जाती है। चलिए, जो भी मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया आज की वीडियो में, ये सारा चीज इंपॉर्टेंट फैक्ट एनसीईआरटी से लिया गया था और सब एनसीईआरटी का फैक्ट है, जो सारा चीज एग्जाम और में देखने को मिलता है। इसी यहीं से वो क्वेश्चन को निकाला जाता है और एग्जाम और में दिया जाता है। अब नेक्स्ट जो वीडियो हम जो अपलोड करेंगे उसमें MCQ रहेगा, जो PYQ के फॉर्म में रहेगा। जो भी एग्जाम और में पूछी गई क्वेश्चन है वो PYQ के फॉर्म में रहेगा। उस चीज में आप लोग ये देखिए कि हम कितना चीज को अध्ययन किए, कितना चीज हम सीख पाए हैं और कितना चीज के हम सही से टिक कर पा रहे हैं। और जो अगर नहीं समझे होंगे तो पुनः इस वीडियो को दोबारा देखकर समझ सकते हैं। इसमें सारा चीज पर हम लोग डिस्कस किया गया, जो भी एग्जाम और में इम्पोर्टेंट फैक्ट था। तो यही इससे क्वेश्चन उठाकर एग्जाम और में डाला जाता है। अब इसमें जो भी स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, अतः आप लोग से यही रिक्वेस्ट मैं करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत फायदेमंद होगी यह, ठीक है। हर कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की मैं आग्रह करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और एक दूसरे के पास फॉरवर्ड भी करें। कमेंट करें कि जहां पर डाउट हो, जो भी विषय पर अगर डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। उस चीज को मैं कमेंट कर देखता हूँ। जहां आपको दिक्कत होती है उसके बारे में हम डिस्कस करने का प्रयास करता हूँ। इसमें व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक डाला हुआ है और टेलीग्राम का भी लिंक डाला हुआ है। अगर जिस किसी को जहां पर डाउट हो डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, आपके सवाल को जवाब दी जाएगी। इसलिए नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड किया जाएगा तो याद रखिए नेक्स्ट वीडियो इसमें क्या होगा, MCQ, जो PYQ के फॉर्म में रहेगा। जो PYQ जो क्वेश्चन पूछा गया है सब सारा चीज का डिटेल रहेगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। हाँ, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और हर स्टूडेंट के पास पहुंचाने का प्रयास करें, जो इस वीडियो को देखकर अधिकांश स्टूडेंटों को हेल्प मिले और अधिकांश एग्जाम आवर में बैठने का उसको अलग ही अंदाज मिले। ये सब सारा चीज टाइप पर अगर पढ़ लिया, सब चीज को ग्रहण कर लिया तो एग्जाम आवर में डायरेक्ट क्वेश्चन देखेगा, जब मिलेगा उसको तो बनाने की अनुभूति कुछ अलग ही होगी। अतः वीडियो चैनल को जितने भी है हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और एक दूसरे के पास शेयर करने का प्रयास करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे आएगा।